गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पे सुनाया गया है एंड यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी बनती है कि ये एग्जाम में भी हमसे पूछा जाए। तो थोड़ा इस मुद्दे को हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पे हमारे सामने बात कही है। देखो, इस बात को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जब मैं बात करता हूँ ना आर्टिकल 200 की, तो आर्टिकल 200 में जब भी गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो गवर्नर चाहें तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर बिल को अपना असेंट दे सकते हैं, या फिर असेंट को विद होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कि आपकी जो असेंबली है वो वापस उसको रिकंसिडर करे। एंड देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि वो जो बिल है ना वो प्रेसिडेंट जी के लिए रिजर्व भी कर सकते हैं। ये बातें आर्टिकल 200 के अंदर लिखी हुई हैं। पर एक चीज आप लोगों ने आर्टिकल 200 में पढ़ी होगी, क्या कोई टाइम लिमिट गिवन है क्या यहाँ पे कि कितने टाइम में उनको ये सारा काम करना है या फिर जो भी एक्शन लेना है? आंसर इज नो। नो टाइम लिमिट हैज बीन मेंशन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात रही आर्टिकल 201 की। ये बात करता है कि अगर मान लो बिल रिजर्व हुआ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, उस केस में क्या होगा? देखो, उस केस में भी प्रेसिडेंट चाहे तो असेंट दे सकते हैं, चाहे तो असेंट को विद होल्ड कर सकते हैं, या फिर इवन वहां पे वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं कि असेंबली वापस से रिकंसिडर करे उस पर्टिकुलर बिल को। क्या यहाँ पर कोई टाइम लिमिट गिवन है? आंसर इज नो। यहाँ पर भी सर कोई भी टाइम लिमिट आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बातें तो होगी आर्टिकल 200, 200 और आर्टिकल 201 के अंतर्गत। अब एक्चुअली कुछ महीने, लगभग 6 महीने पहले की बात है, हुआ पता क्या था? जो तमिलनाडु सरकार थी वो गई थी सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि हो पता क्या रहा है सर, कि गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, गवर्नर साहब बिल पे ना ही असेंट दे रहे हैं, ना विद होल्ड कर रहे हैं, ना ही कुछ और एक्शन ले रहे हैं। बस उनके पास बिल पड़ा हुआ है, या तो हाँ कर दो या ना कर दो। ये ऐसे बीच में अननेसेसरली इतना इतना लंबा लंबा टाइम हो चुका है तो बिल को वो एक्ट बनने नहीं दे रहे, तो जानबूझ के गवर्नर डिले कर रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट यहाँ पे तमिलनाडु ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में करी। अब 2025 के अप्रैल में ना एक बड़ा ही सरप्राइजिंग डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये डिसीजन ये था जो मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ टाइम लिमिट लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, लेजिस्लेचर ने यहाँ पर कोई बिल पास किया है, तो वहां पर आपका वो बिल जाएगा गवर्नर के पास, और अगर मान लो रिजर्व किया गया प्रेसिडेंट के पास तो उनके पास जाएगा। तो इन्होंने टाइम लिमिट लगा दी कि कितने कितने टाइम में वो सारी चीजें डिसाइड होनी चाहिए। तो जो टाइम लिमिट लगाई गई थी ना, वो 1 महीना और 3 महीने की लगाई गई थी, कि एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर दिया। पर ये मुद्दा, एक बात आप नोटिस कर पाओगे, एक तो गवर्नर और दूसरा प्रेसिडेंट जी के ऊपर भी टाइम लिमिट लगा रहा है कि आपको इतने टाइम के अंदर आपको यहाँ पे डिसाइड करना ही है। तो ये मुद्दा काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था। फिर आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, हमारे प्रेसिडेंट के पास एक पावर है। क्या पावर है? प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर दरअसल में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने टोटल 14 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा इसके रिगार्डिंग कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइमलाइन लगाई जा पाए इस तरह से। तो एक्चुअल में ना सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऐसी बेंच होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे डिस्कस करती है, और इसमें कम से कम 5 मेंबर्स होते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर बेंच बैठी, तो कल उन्होंने अपना फैसला यहाँ पे सुनाया है। एक्चुअली ना ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो फैसला दिया गया था टाइम लिमिट वाला, ये 2 जजेस की बेंच ने दिया था, और अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है 5 मेंबर्स की बैठी, जिसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसको यहाँ पे चेयर कर रहे थे। अब इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली। पहली बात तो कि पहले इन्होंने जो टाइम लिमिट वाली बात कर दी थी ना कि टाइमलाइन फिक्स कर दी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे पीछे हट गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे बैक ट्रैक कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया है कि कोर्ट इस तरह से गवर्नर या प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसे 1 महीने की, 3 महीने की ये डेडलाइन इंपोज नहीं कर सकता। तो अब ऐसी कोई टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा इंपोज नहीं होगी। दूसरी बात पता क्या थी? जो आपका अप्रैल का जजमेंट था,
उसमें बात करी गई थी डीम्ड असेंट के बारे में। कहने का मतलब, अगर मान लो मैंने आपको टाइम दिया हुआ है 1 महीने का, ठीक है, और अगर मान लो 1 महीने के अंदर चीजें नहीं हुई, आपने बिल पास नहीं किया, आपने उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, तो उस केस में ऐसा मान लिया जाएगा कि वो पास हो चुका है। इसको बोलते हैं डीम्ड असेंट। अगर आपने कुछ नहीं किया उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर, तो मान लिया जाएगा कि उसको पास हो चुका है। ऐसा अप्रैल में बोला था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ना भाई ना, ऐसा कोई डीम्ड असेंट की चीज नहीं है इस केस के अंदर। तो अगर मान लो यहाँ पे बिल पास नहीं होता तो कोई बात नहीं, मतलब वो पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, राइट। इट इज नॉट कि वो डीम्ड असेंट हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बोल दी कि ऐसा नहीं है कि ये चीज जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। नो, अगर मान लो हम इसको देखेंगे केस बाय केस में, ठीक है ना, अगर मान लो कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ ज्यादा ही डिले हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और कोई डिसाइड ही नहीं कर रहा, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसको केस बाय केस बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हुए उसको देखेगा कि क्या उसको इंटरवीन करने की जरूरत है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोशिश होनी चाहिए कि रीजनेबल टाइम के अंदर सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो। अगर मान लीजिए नहीं होता, जानबूझ के डिले होता है, तो उसको इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स जो है हमारे इंटरवीन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये रीजनेबल टाइम का कुछ टाइम होता है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो कि कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है गवर्नर और अपने प्रेसिडेंट जी के ऊपर। दूसरी बात, जो पहले बोला गया था डीम्ड असेंट कि अगर पास नहीं कर रहे और टाइम खत्म हो गया तो मान लिया जाएगा कि पास हो चुका है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब तो टाइम ही जब हमने हटा दिया तो डीम्ड असेंट की बात कहाँ से आ जाएगी। बट तीसरी बात यह है कि अगर कोर्ट चाहे तो इन मुद्दों के अंदर इंटरवीन कर सकती है अगर अननेसेसरी डिले हो रहा है तो, ठीक है ना। तो यहां से देखो, एक तो क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल 200 के ऊपर, बन सकता है आर्टिकल 201 के ऊपर, एंड तीसरी चीज जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट यहाँ पे दी है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके ऊपर प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत होती है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 14 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ऊपर एडवाइजरी ओपिनियन अपना दिया, एंड यहाँ पे ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे कोर्ट में यहाँ पे करी हैं। दोस्तों, डेट है आज की 21 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारे सामने है वो है ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल के बारे में। दोस्तों, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने यहाँ पर ये ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है। क्यों? ताकि जो हमारा ट्रेड इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आ पाए। देखो, आप देखोगे कि डेटा पता होता है हमें, तभी हम सही ढंग से फैसला ले पाते हैं, वरना कोई भी डिसीजन लेते रहो वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत नहीं आता। प्रॉपर डेटा होगा, उसी के बेसिस के ऊपर हम उसका इस्तेमाल करके कुछ एक्शन ले पाएंगे। तो ये जो पोर्टल है ना, ये उसी डेटा के रिगार्डिंग हमें एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक पोर्टल। ये जो एक पोर्टल है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है उसने यहाँ पे डेवलप किया है, ताकि जितना भी ग्लोबल डेटा हो गया, दो देशों के बीच में आपस में बायलेटरल डेटा हो गया, वो सारा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इससे कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स जो होंगे वो अच्छे से इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इस पर्टिकुलर पोर्टल में अलग अलग जो डेटाबेसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन कॉमट्रेड, इसमें मेजर डेटा होता है दुनिया भर की कंट्रीज के डेटा, ट्रेड वगैरह का, वो सारा डेटा इसमें इकट्ठा करके हमने यहाँ पे एक सिंगल पोर्टल बनाने की यहाँ पे कोशिश करी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी विजुअलाइजेशन देखने को मिल जाएंगी। जैसे मान लो ऊपर प्रधानमंत्री जी को देखना है तो ग्राफ, बार ग्राफ या चार्ट्स, डायग्राम्स के माध्यम से वो सारा का सारा इसको यहाँ पे प्रिपेयर करके यहाँ पे देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ट्रेड वॉच टावर भी यहाँ पे इसके अंतर्गत है। इसका मतलब क्या है? देखो, दुनिया में ना कई बार पता क्या हो सकता है कि अचानक किसी चीज की डिमांड आ जाए और हो सकता है कि भारत के पास उसकी सप्लाई को मीट करने के लिए कैपेबिलिटी हो। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि भारत की जो हमारी जो एक तरह से हमारी जो स्ट्रॉन्ग पावर है उसके सामने कोई डिमांड आई है या नहीं आई है? इसको ऑटोमेटिकली बेसिस के ऊपर एआई की मदद से हम यहाँ पे ट्रेड वॉच टावर का इस्तेमाल करेंगे। उससे हमें पता लगता रहेगा, हमें इंटेलिजेंस आती रहेगी।
तो हम उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैनेज करके दुनिया भर की डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे भारत को ही फायदा होगा। बाकी इसमें अलावा हमने काम को पूरा ऑटोमेट कर दिया है, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। हर महीने ट्रेड रिपोर्ट बन जाएगी। अगर मान लो किस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो सर्च रिपोर्ट हो गया, डेटा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। अब ये सारा काम मैनुअली नहीं करना, ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसके अलावा हमने पीएलआई हमारी स्कीम है, आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर हम जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम फिजिकल बेनिफिट्स यहाँ पे देते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस पोर्टल के अंदर वो सारे डैशबोर्ड भी इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट दी थी, तो उसके लिए भी यहाँ पे डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। सर्च को मॉनिटर करने के लिए है, मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन के हो, तो सारी चीज़ें जो टूल्स हैं ना, अलग अलग एडवांस जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके ट्रेड इंडेक्सेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग पता क्या होता है? कि हो सकता है, देखो जूते बना रहे हैं हम, मान लो हम शूज़ बना रहे हैं, अब शूज़ इंडिया भी बना रहा है पर शूज़ यूएस से भी बना रहा है, पर ऐसा हो सकता है ना कि भारत के लोगों को अच्छे जूते बनाने आते हों, सस्ते जूते बनाने आते हों, भारत की एक्सपर्टीज रही है इस चीज़ के अंदर, तो भारत कम पैसे के अंदर ज़्यादा जूते बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत को वो काम फिर करना चाहिए, क्योंकि यूएस में वो सेम चीज़ महंगी पड़ती है। तो कैसे पता लगेगा कि किस देश के पास कितना कंपैरेटिव एडवांटेज है? उसके अंदर भी हमारा ये जो पोर्टल है हमें हेल्प कर देगा। बाकी इस प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाया गया है, ठीक है ना कहीं, ताकि इसको और बड़े स्केल के ऊपर हम यहाँ पे लेके जा पाएँ। तो ये कुछ बातें थी ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक पोर्टल के बारे में, जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 20th G20 समिट के बारे में। देखो, आप लोग जानते होंगे पिछले कुछ सालों में जो G20 समिट हुए वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो 2022 में G20 समिट हुआ था वो हुआ था बाली, इंडोनेशिया के अंदर, राइट। फिर 2023 में जो G20 समिट हुआ था वो नई दिल्ली, भारत में हुआ था, राइट। अब जो 2024 का जो समिट हुआ था लास्ट ईयर, वो आपका ब्राज़ील में जो रियो डी जनेरियो है। एंड इस बार 2025 का जो आपका समिट होने जा रहा है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होने जा रहा है। अब एक बात आप नोटिस कर पा रहे हो, ये चारों देश जो मैंने आपको यहाँ पे नाम दिए, ये चारों ग्लोबल साउथ का ही पार्ट हैं। इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो चौथी कंसेक्टिव मीटिंग ग्लोबल साउथ के अंदर हो रही है। ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबल साउथ का दुनिया की गवर्नेंस के अंदर। तो इस बार जो समिट होगा वो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर होगा, और ऐसा पहली बार अफ्रीका में ये कंडक्ट किया जा रहा है। 2025 का जो G20 का मोटो है दैट इज सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इसकी आप एक बार मेंबरशिप देखो। देखो, एक तो आपको पता होगा G7 कंट्रीज के बारे में। G7 के अंदर आपका फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूएसए, यूके, ये 7 देश आते हैं। देखो, पहले तो देखो दरअसल ना 6 ही देश थे, बाद में इन्होंने कनाडा को ऐड कर लिया था, फिर ये G7 बन गया था, फिर बाद में इन्होंने रशिया को भी ऐड कर लिया था तो G8 बन गया था। बट जब 2014 में रशिया ने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करी यूक्रेन के साथ, तो उस टाइम के ऊपर यहाँ पे रशिया को हटा दिया गया था, तो G7 ये वापस बन गया था। पर अंडरस्टैंड ये करो, चलो ये तो 8 देश हैं, G7 और G8 वाले 8 देश तो ये हो गए, पर इसके अलावा और कौन कौन है? इसके अलावा आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन पे आता हूँ, एक मिनट, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। ये तो देश हैं, पर ध्यान रखना यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ये दो आपके ग्रुपिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 8 तो देश है ये वाले, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, 2 यहाँ पे आपको ग्रुपिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 11 देश है। नाम भले ही G20 बोला जाता है, पर अब जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना इसके, वो 20 से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इस ग्रुप का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। ये ग्रुप काम करता है ट्रियोका के माध्यम से। ट्रियोका मतलब एक होता है जो पिछले साल लीडर रहा है, एक जो इस साल रहने जा रहा है, और एक जो नेक्स्ट ईयर होगा। तो लास्ट ईयर था ब्राज़ील, ठीक है, तो ब्राज़ील, इस साल है साउथ अफ्रीका, अगले साल होगा आपका यूएसए। ये तीनों इस टाइम प्रेजेंट ट्रियोका का यहाँ पे आपको पार्ट देखने को मिल जाएंगे। फोकस यही होता है कि किस तरह से मिलकर ट्रेड को बेहतर किया जाए, ठीक है ना। जो दुनिया भर में इस बार मतलब फोकस ये रहेगा कि जो डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है कुछ कुछ देशों का, उनको यहाँ पे कैसे हम एड्रेस कर पाएँ। प्लस क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है, कि हम धीरे धीरे करके एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ यहाँ पे काम करें। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे कॉपरेट करें, लेबर स्टैंडर्ड्स को बेहतर करें, है ना। एआई के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगी
इन सभी समिट्स के अंदर। तो ये कुछ बातें आपको G20 के बारे में क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा पास्ट की बात रही तो 1999 के अंदर G20 बना था। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर केवल फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर थे, पर 2008 ऑनवर्ड्स यहाँ पे लीडर समिट यानी कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे इनका होने लग गया आफ्टर 2008। बाकी इसके अलावा बात करें, इसमें आपका फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक भी आपको देखने को मिलता है। फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो होते हैं वो फाइनेंस ट्रैक को देखते हैं, बाकी हमारे जो पॉलिसी लीडर्स होते हैं वो शेरपास जो होते हैं वो शेरपा ट्रैक को यहाँ पे लीड करते हैं। G20 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया की 90% जीडीपी जो है ना वो इन्हीं G20 देशों से आती है। 80% वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड 2/3 दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आधा वर्ल्ड का लैंड एरिया G20 देश यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं। दैट इज वाई दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। दोस्तों भारत जो है ना वो CCPI रैंकिंग्स में उसकी गिरावट हुई है। पिछले साल दोस्तों हमारा रैंक था 10, अब हम यहाँ पे आ गए हैं रैंक 23 के ऊपर। तो भारत की रैंकिंग में गिरावट हुई है। समझेंगे क्यों भारत का रैंक गिरा है, पर एक बात आप देखना, इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, CCPI में टॉप 3 रैंक में कोई भी देश नहीं है। क्यों टॉप 3 में क्यों नहीं है कोई देश? क्योंकि टॉप 3 वाली परफॉर्मेंस किसी ने करी ही नहीं है। टॉप 3 इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी देश का स्कोर परफेक्ट नहीं है। तो एक्चुअल में इसकी जो रैंकिंग है ना वो रैंक 4 से स्टार्ट होती है। तो डेनमार्क सबसे टॉप के ऊपर है, फिर यूके, फिर मोरक्को। इन तीनों देशों ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी इस तरह से बाकी देशों को आप देख पाओगे। तो अंडरस्टैंड करेंगे कि भारत का रैंक क्यों गिरा है। पर उससे पहले CCPI जो है ना ये हर साल रिलीज होता है जो इंडेक्स है, और इसको रिलीज किया जाता है बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। हर साल 2025-2005 से ये पब्लिश हो रहा है। ये कहीं ना कहीं देखता है कि देशों ने कैसा काम किया, अपने देशों में एमिशन को कम किया या नहीं किया, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्लाइमेट पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो सारी बातें यहाँ पे देखती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये सभी देशों को कंपेयर नहीं करते, ये कुल 63 देश और यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यही देश और यूरोपियन यूनियन ही रिस्पॉन्सिबल हैं दुनिया के 90% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए। तो 4 क्राइटेरिया है इनके पास। एक है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो कि 40% इंपॉर्टेंस है, 20% रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस है, 20% एनर्जी यूज की, एंड 20% है आपकी क्लाइमेट जो भी पॉलिसीज आप यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस बार के अंदर जैसे मैंने आपको बताया डेनमार्क, यूके, मोरक्को टॉप के ऊपर थे। बाकी सबसे खराब परफॉर्मेंस में आपका चाइना, रशिया और USA, सऊदी अरेबिया, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब थी। भारत में यहाँ पे गिरावट आई है, पिछले साल 10th पे थे, अब 23 पे गए हैं। हालांकि हम एवरेज से ऊपर हैं, पर पहले के मुकाबले गिरावट है। अब सवाल आएगा क्यों गिरावट है? इसका रीज़न ये है कि भारत के ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोग जानते होंगे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताजनक बात है भारत के लिए। दूसरी बात, भारत की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ती ही जा रही है, ये भी एक रीज़न है कि भारत की रैंकिंग नीचे गिरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है ना कि भारत ने अभी तक ये नहीं बताया कि भारत कोल कब से यूज़ करना ख़त्म कर देगा। कोई डेडलाइन नहीं हमने दी, कोई प्लान नहीं इसके रिगार्डिंग दिया। तो हमारी क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर हमारे नंबर थोड़े कटे हैं। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे नीचे गिरे हैं पहले के मुकाबले। बाकी CCPI ने ये बोला है कि भारत अगर अपने कोल पावर प्लांट्स को कंस्ट्रक्शन करना कम कर देगा, रिन्यूएबल की ग्रोथ और बढ़ाएगा, तो भारत की रैंकिंग बेहतर हो सकती है। पर क्या भारत ने सिर्फ खराब ही काम किया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत शानदार काम भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। फॉर एग्जांपल अब बात करें तो 14% शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स यहाँ पे हमारा बढ़ा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 2015 से 2023। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन फॉसिल कैपेसिटी की, तो 50% हमारा जितना भी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है वो आपका 50% से भी ज़्यादा हमारा नॉन फॉसिल से आता है। तो हमने काम अच्छा किया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर कुछ कुछ दिक्कतें रही हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन का बढ़ना और आपका क्लाइमेट पॉलिसी में थोड़ा सा कमजोरी दिखना, ये सारे कारण बने हैं कि भारत की रैंकिंग पहले से थोड़ी खराब होती हुई हमें देखने को मिली हो। आगे आते हैं दोस्तों, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थोड़ा इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आप लोग जानते होंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो PDS सिस्टम होता है, आपको राशन शॉप्स के ऊपर इस तरह से आपको जो PDS खाना मिलता है, राइट। अब एक्चुअल में ना इसका सिस्टम जरा आप समझना। देखो यहाँ पर ना ये पूरे सिस्टम के अंदर कुछ रोल सेंटर का रहता है,
कुछ रोल स्टेट का रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर पाओगे किसानों से जो एफसीआई है ना वो प्रोक्योर करता है आपके फूड ग्रेन्स को, ये प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी के ऊपर। फिर ये जो खाना आया ये एफसीआई आपका स्टेट गवर्नमेंट को देता है सेंट्रल इशू प्राइस के ऊपर, जो आपका ठीक है 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो वीट, 1 रुपए किलो कोर्स ग्रेन, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर आगे ये चला जाता है आपकी जो राशन शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं वहां पर, एंड उन शॉप्स के माध्यम से आपके जो लाभार्थी होते हैं उन तक ये खाना पहुंच जाता है। अब कई बच्चों का डाउट ये आता है कि सर हमें ये खाना फ्री में मिलता है या फिर ये 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो वीट और 1 रुपए किलो कोर्स ग्रेन्स के माध्यम से। देखो एक्चुअली ना अगर मैं बात करूं तो आज के समय जो आपका कानून है वो है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक्ट ही बात करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने की लीगल ढंग से। अब इसमें जो लिखा हुआ है ना वो यही है, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो वीट, 1 रुपए किलो कोर्स ग्रेन्स। बट ध्यान से सुनना, जब कोविड-19 आया था तो तब हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यहाँ पे स्टार्ट करी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको फर्दर आगे कंटिन्यू कर रखा है, जिसके माध्यम से फ्री फूड ग्रेन्स यहाँ पे लोगों को यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए कानून के हिसाब से तो यही है, पर क्योंकि हमारे पास ये स्कीम भी है तो इसी स्कीम के माध्यम से अब वो फ्री में फूड ग्रेन्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1960s के अंदर पीडीएस यहाँ पे एक्सपेंड किया और इसका काम पूरा देखा जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। और 1960s में स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेज थी। ठीक है, तो उस समय अर्बन एरिया में भी शॉर्टेज थी तो वहाँ पर मेजरली सर्व किया जाता था। फिर आगे जाके हमने रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाए हम 1992 के अंदर, तो जो गांव थे, रिमोट एरियाज थे, वहाँ पर हमने खाना पहुँचाने की कोशिश करी। 1997 के अंदर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया, जो कहीं ना कहीं थोड़े बीपीएल फैमिलीज थी उन तक हमने खाना पहुंचाने की कोशिश करी। 2000 में हमारा अंत्योदय अन्न योजना आती है। अंत्योदय का मतलब होता है पूरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे ज्यादा गरीब है उन तक हमने खाना पहुंचाने की कोशिश करी। पर आज के समय हमारा जो कानून है ना वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही है। दिस इज द लीगल थिंग। तो एनएफएसए के अंतर्गत क्या होता है ना, एक तो आपके आते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स एंड दूसरे आते हैं आपके अंत्योदय अन्न योजना। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को आपका 5 kg पर पर्सन पर मंथ मिलता है, वेरस जब हम बात करते हैं पूरेस्ट ऑफ द पुअर अंत्योदय की, वहां पर 35 किलो पर फैमिली पर मंथ मिलता है। फर्क समझो, ये है 5 किलो पर पर्सन, ये है 35 किलो पर फैमिली अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। तो मैंने जैसा आपको बता ही दिया कि अब जो गरीब कल्याण अन्न योजना है वो इसी के अंतर्गत अब आ चुकी है, तो इस तरह से फ्री राशन लोगों तक यहाँ पे पहुंचाया जाता है। सेंटर और स्टेट्स दोनों का काम होता है, मैंने आपको बता ही दिया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट और एलोकेशन करना एफसीआई के माध्यम से वो सेंटर का काम है। आपके लाभार्थियों को आइडेंटिफाई करना, राशन कार्ड इशू करना, फेयर प्राइस शॉप्स का सुपरवाइज करना वो स्टेट्स का काम होता है। अब इसमें आप ध्यान में रखना, हम फॉलो करते हैं टीपीडीएस, टारगेटेड होता है हमारा, टारगेटेड। हम सबको खाना नहीं देते, हम देते हैं भारत के लगभग 2/3 पॉपुलेशन को। वो 2/3 पॉपुलेशन किससे होती है, उसमें आपका नोटिस कर पाएंगे 75% आपका रूरल पॉपुलेशन होता है, 50% आपका अर्बन पॉपुलेशन, जो कहीं ना कहीं लगभग 81 करोड़ के आसपास यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाता है। अब इसमें देखो गड़बड़ घोटाले के बड़े केसेस सामने आते हैं, तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पर भी सरकार ने कुछ नए नए इनिशिएटिव लेकर आई है ताकि पीडीएस के जो इश्यूज हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल हम लाए हैं भंडारा 360। भंडारा 360 में क्या होगा, आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट होगा। वेयर हाउस होता है ना जहाँ पे आपका स्टोरेज वगैरह किया जाता है, तो उनको यहाँ पे किया जाता है। तो इसको मैंने क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म एक तरह से बना दिया गया है भंडारा 360, ताकि वो स्टोरेज को, वो वेयर हाउस को हम यहाँ पे रियल टाइम बेसिस के ऊपर देख पाएं, उसको मॉनिटर कर पाएं। इसके अलावा स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस, ये भी वेयर हाउस है कि वेयर हाउस की एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। लॉजिस्टिक्स टर्न अराउंड टाइम, कि बार टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है आपका टर्न अराउंड का, ठीक है, वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है उस वेस्टेज को हम यहाँ पे रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अन्न दर्पण, यहाँ पर पता क्या होगा, हमें फूड ग्रेन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, ट्रक्स में फूड ग्रेन जाते हैं वो पूरा का पूरा गायब ही हो जाता है, कई बार ट्रक ही गायब हो जाता है, कई बार उसमें से फूड ग्रेन गायब हो जाते हैं रास्ते के अंदर। तो अन्न दर्पण के माध्यम से हम यहाँ पर पूरी विजिबिलिटी रहेगी कि कहाँ से कहाँ फूड ग्रेन मूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा आशा, दैट इज एआई सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक ऑटोमेशन, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बेहतर हो पाए।
कहीं ना कहीं हमारे जो लाभार्थी हैं उनसे हम फीडबैक लेते रहेंगे, और अगर मान लो उनकी कुछ शिकायतें आती हैं तो वहां पर आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनको शिकायतों का जल्दी से जल्दी यहाँ पे निपटारा करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टोरेज को बेहतर करने के लिए ना साइलोस बनाए गए हैं। साइलोस कुछ इस तरह से होते हैं जो अलग अलग आपके यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो साइलोस हैं जो स्टोरेज के अंदर हेल्प करेंगे, उनके अंदर यहाँ पे साइंटिफिक ग्रेन हैंडलिंग के लिए यहाँ पर फैसिलिटी बनाई गई है मलौट, गुजरात के अंदर। तो बहुत सारे यहाँ पे काम किए जा रहे हैं पीडीएस को बेहतर बनाने के लिए। आई होप ये टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था युवा एआई फॉर ऑल। देखो यहाँ इसका पर्पस था कि जो बेसिक एआई के कॉन्सेप्ट है ना वो सब लोगों को सिखाए जाए, स्टूडेंट्स को भी, प्रोफेशनल्स को भी, आम जनता को भी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो बात लिखी गई है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। बाकी तीसरे स्टेटमेंट की बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की, तो दरअसल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड डलहौजी, इसीलिए स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।